गुड मॉर्निंग सभी को। तो कल जो टॉपिक हमने समझा था कि जीडीपी और जीएनपी में मूलभूत अंतर क्या है, कि जीडीपी और जीएनपी में हम लोग मूल अंतर क्या समझ सकते हैं, उसी बात को आज थोड़ा सा एक नया टॉपिक लेकर आते हैं। हमारे देश में अगर कुछ फेमस पॉलिटिकल मुद्दे तो अलग हो सकता है, बट अगर मैं थॉटिकल बात करूं, थोड़ा सा अगर मैं रीजनेबल देखूं, नॉलेजेबल पर्सन के रूप में बात करूं, तो एक चीज हमें समझना पड़ेगा कि अगर मैं पूरे भारत के, मेरे अकॉर्डिंग, हो सकता है आपके अकॉर्डिंग अलग हो जाए, कुछ प्रमुख अगर मैं प्रधानमंत्री का सिलेक्शन लेता हूं, तो उनमें से जवाहरलाल नेहरू का नाम सर्वप्रमुख आता है। लोग बोलते हैं कि आप जवाहरलाल नेहरू क्यों चुनते हैं। सोचो ना कि जवाहरलाल नेहरू ने जैसा हमारे देश में राष्ट्र नेशन का फॉर्मेशन किया है, अगर वैसा नेशन का फॉर्मेशन नहीं करता, जैसे कई बार बोलते हैं कि अच्छा पाकिस्तान सेपरेट हुआ तो उसको इस्लामिक कंट्री बना दिए गए, तो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान जो इंडिया है, उनको हमको हिंदू कंट्री बना देना चाहिए था। तो आपको आज देख रहे हो पाकिस्तान का जो हाल है वही याद हाल आज इंडिया का रहता। जवाहरलाल नेहरू इस बात के लिए कभी भी तैयार, साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल इस बात की कभी तैयार नहीं है। चूंकि मेरा टॉपिक इकोनॉमिक्स का है, तो इकोनॉमिक्स में जवाहरलाल नेहरू की कुछ क्या योगदान है, इसकी हम लोग बेसिकली कुछ चर्चाएं करेंगे। चर्चाएं तो आगे चलेगा ही, बट आज जो मूल बात मैं बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो क्या है, देखो। कभी कभी बार बार ये क्लेम किया जाता है कि चाइना हमारे से जीडीपी में बहुत आगे निकल चुका है, बहुत, जो कि वास्तविकता है, निकल चुका है, हमारे से जीडीपी बहुत आगे निकल चुका है। लेकिन जब हम विकास के जिस दौर पे बात किए थे 1950 के आसपास लेकर चलूं, तो डेवलपमेंट की अगर प्रोसेस की बात करूं, तो चाइना और इंडिया दोनों एक पायदान पे खड़ा था। दोनों, मैं यहां तक ये भी कहता हूं कि हम उससे आगे ही थे। कुछ स्टेप में देखूं तो हम उससे आगे थे, बट आज वो चीज दिखा नहीं देता, उनके नजर से होता है। बट मेरे को लगता है कि इंडिया अपने ठीक ठाक पोजीशन पे है, अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। तो कई बार क्लेम किया जाता है कि क्यों, अगर चाइना ने जैसी पॉलिसी अपनाई, चाइना ने स्टार्टिंग में क्या किया कि अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा उन्होंने एक तरीके से प्रमोट किया। किसी भी देश के जीडीपी को चलाने के लिए प्राइम मोटिव फोर्स, मुख्य बल को सिलेक्ट करना पड़ता है। अब चूंकि पूरी जीडीपी को हम पूरे इकोनॉमिक्स का अगर हम लोग अध्ययन करते हैं, अर्थशास्त्र का हम पूरा अध्ययन करते हैं, अर्थशास्त्र की अगर मैं बात करूं, तो पूरे अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं को हम तीन भागों में बांटा थे। अगर आपको नहीं देखो तो पुरानी वीडियो देखिए। प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी फील्ड, द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी फील्ड, और तृतीय क्षेत्र। इस बात पे हमने इस चीज को डिवाइड किया। हर देश में एक इन तीनों में से कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जहां मेन ध्यान रखा जाता है कि ये फील्ड हमारे इकोनॉमिक्स को लेकर बहुत आगे जाएगा। एक क्लेम किया जाता है कि चाइना ने पहले प्राथमिक क्षेत्र, इट मीन एग्रीकल्चर को अपने इकोनॉमिक के ग्रोथ के लिए मेन प्राइम मोटिव फोर्स माना था, मुख्य बल माना था कि इकोनॉमी हमारा अगर प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होगा तो हमारी जीडीपी भी क्या होगी, बहुत डेवलप हो जाएगी। इनको मुख्य सोर्स माना, ठीक है, मुख्य सोर्स माना। बट क्लेम ये किया जाता है कि इंडिया ने जो प्राइमरी सोर्स था, मतलब हमारे जीडीपी को जो लेकर जाएगा, आगे लेकर जाएगा, प्रमोट, वो उन्होंने इंडस्ट्री को माना, सेकेंडरी सेक्टर को, द्वितीय क्षेत्र को मुख्य सोर्स माना, ये हमारे इकोनॉमिक्स को आगे लेकर जाएगा। और इसका आप देखते हो 5 ईयर प्लान देखिए, पंचवर्षीय योजनाएं देखिए, चाहे आप सेकेंडरी पंचवर्षीय योजना देखोगे, उसमें पूरा का पूरा इंडस्ट्री पर फोकस किया। आप देखो भिलाई स्टील प्लांट, बोकारो, देखते हो पूरा आपका दुर्गापुर हो गया, जितना बड़े बड़े आपके इंडस्ट्रियल प्लांट लगे, वो सेकेंडरी इंडस्ट्रियल पे, सेकेंडरी 5 ईयर पॉलिसी में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, उसके तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं की बात लगी। मतलब इंडिया ने द्वितीय क्षेत्र को मुख्य कार्य बल माना, मुख्य कार्य बल माना, जो हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर क्या आगे जाता है, अर्थव्यवस्था को लेकर आगे जाएगा, ये मान अर्थव्यवस्था को लेकर आगे। अब ये आरोप लगाया जाता है कि नेहरू जी से यहाँ पे गलती हो गई। गलती ये हो गई कि उनको जीडीपी को लेकर जाने के लिए, जीडीपी को आगे लेकर जाने के लिए द्वितीय क्षेत्र के स्थान पर प्राथमिक क्षेत्र को मुख्य सोर्स के रूप में मानना चाहिए। और इसके पीछे कुछ चुनिंदा
जो इकोनॉमिस्ट है उसके पीछे कुछ चुनिंदा इकोनॉमिस्ट है, वो भी तुम्हारा क्या करते हैं, इसके पीछे कुछ रीजन देते हैं। और रीजन तुम्हारा कारण क्या क्या देते हैं। देखो कारण क्या है कि हमें प्राथमिक क्षेत्र को क्यों मुख्य क्षेत्र के रूप में चुनना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या देते हैं। पहले कारण देखो, पहला क्योंकि भारत के पास बहुत बड़ा उर्वरक भूमि है, चाइना से बड़ा उर्वरक भूमि है भारत के पास, तो बहुत बड़ा उर्वरक फर्टाइल लैंड है। तो वैसे केसेस में हमारा यहाँ एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता। अगर हम प्राथमिक क्षेत्र को मान लेते तो हमारे पास सफिशियंट मात्रा में उर्वरक या उर्वरक जमीन, जहां पे अगर हम फसल उत्पादन मुख्य रूप से करते तो एक तरीके से हमारे देश का ग्रोथ आज से ज्यादा होता, ऐसे मान के चलते। दूसरा रीजन ये हमारे पास क्या है, क्योंकि भारत की उस समय लगभग 70 से 65% पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड था, मतलब प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करता सर। 65 से लगभग 70% जो एरिया था वो प्राइमरी सेक्टर पर ही हमारा क्या था, डिपेंड करता था। प्राइमरी सेक्टर पर ही पूरा फोकस हमारा ये था, 70 से 65 हमारा प्राइमरी। आज भी आप देखिए ना, आज भी देखिए ना हमारे 55% पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर पर वर्क करता है। अगर हम इतने लोगों को प्राइमरी सेक्टर पर जॉब दे देते तो आज हमारे देश में बेरोजगारी होता नहीं और हमारे देश में जीडीपी का ग्रोथ कुछ और ज्यादा होता है, ऐसे क्लेम किया जाता है कि ऐसा होना बेसिकली चाहिए था। क्योंकि हमारा मोस्टली पॉपुलेशन जो था, हमारी जो जनसंख्याएं थी, ये इन्हीं बातों पर निर्भर कर रही थी कि हमें क्या रखना है, बेसिकली इनको जॉब दे देते। तीसरा क्लेम वो ये करते हैं कि अगर हमने एग्रीकल्चर को मुख्य कार्य बल के रूप में अगर चुनते तो वैसे केसेस में हम ज्यादा से ज्यादा फसल का उत्पादन करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। हमारे देश में बहुत बड़ी जनसंख्या थी जो भूखी थी, बहुत बड़ी जनसंख्या थी जो भूखी थी, उनको हम लोग खाना दे सकते थे। ये ऐसे रीजन है। और चौथा क्लेम ये क्या जाता है कि हमारे देश में चूंकि उतने बाजार डेवलप नहीं था कि इंडस्ट्रियल सामान को खरीद सके। इतना बड़ा बाजार हमारे हाथ में फिलहाल डेवलपमेंट नहीं था बेटा। हमारे यहाँ जो बाजार था, मार्केट था, वो उतना डेवलपमेंट नहीं था। साथ ही साथ अगर आप उस समय बात करोगे तो हमारे पास आधारभूत सुविधाएं, इंडस्ट्री स्टेबल करने के लिए आधारभूत सुविधाएं चाहिए। आधारभूत सुविधा मतलब तुमको हमको क्या चाहिए, एक तो लाइट चाहिए। बिना लाइट के, बिना एनर्जी के आप इंडस्ट्री चलाओगे भी कैसे, संभव ही नहीं। दूसरा रोड चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए। रोड नहीं होगा तो आप सामान को लेकर जाओगे कैसे। तीसरा फैक्ट्री चाहिए, फैक्ट्री नहीं होगा तो आप सामान को बनाओगे कैसे। ये सब नहीं होने के बाद मतलब हमारे पास आधारभूत सुविधाएं नहीं थी, इन सब चीज आधारभूत सुविधाएं नहीं थी। छठवा, हमारे पास एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा अनुभव था, बहुत बड़ा अनुभव था, बहुत लंबा समय से हम एग्रीकल्चर करते आ रहे। इन सब होने के बाद जवाहर, इन सब चीज हमारे पास था और ये दो चीज तो बेसिकली नहीं। इन सब चीज होने के बावजूद भी जवाहरलाल नेहरू ने कभी भी प्राथमिक क्षेत्र को, अर्थव्यवस्था को आगे लेकर जाने के लिए चुना नहीं है। प्राइमरी सेक्टर को कभी भी इकोनॉमिक्स को आगे लेकर जाएगा ऐसा उन्होंने चुना नहीं है। क्लेम किया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू से बहुत बड़ी गलती हो गई, बट ये अलग चश्मा है। जवाहरलाल नेहरू सेकेंडरी सेक्टर को, इंडस्ट्री को प्राइम मोटिव फोर्स, मुख्य कार्य बल के रूप में चुनने के पीछे कई वजहें भी थी। एक पहले वजह ये था, सबसे बड़ा वजह ये था, उस समय तक लगभग ये धारणाएं बन चुकी थी कि अगर लोगों को विकास करना, जॉब देना, ज्यादा डेवलपमेंट करना है तो हमें इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर से उतना प्रॉफिट नहीं हो सकता जितना प्रॉफिट किससे होगा, आपका सेकेंडरी सेक्टर से। मतलब जवाहरलाल नेहरू का इसके पीछे आर्गुमेंट, जवाहरलाल नेहरू क्यों चुना होगा, नेहरू जी ने क्यों द्वितीय क्षेत्र को मुख्य कार्य वाहक बल क्यों चुने, क्यों चुना, क्यों चुना, इसके पीछे कारण है। इसके पीछे पहला वजह है कि
औद्योगिक विकास ज्यादा जॉब जनरेट करती है, ये मान्यता, ज्यादा रोजगार दे पाएगी, ये मानकर चल, रोजगार मां देगी। दूसरा, हम एक चीज भूल गए, अगर हमें एग्रीकल्चर को डेवलप करना है तो मॉडर्न चीज चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, हार्वेस्टर चाहिए। जब तक आपके पास ट्रैक्टर हार्वेस्टर होगा नहीं, आप एग्रीकल्चर को उस लेवल तक डेवलपमेंट नहीं कर सकते। पेस्टिसाइड होना चाहिए, तब तक डेवलपमेंट आप नहीं कर सकते। बट आप एक चीज ध्यान तो रखिए, ये ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, पेस्टिसाइड ये तभी मिलेगा जब औद्योगिक क्षेत्र डेवलप होगा। अगर औद्योगिक क्षेत्र ही नहीं रहा तो आप ट्रैक्टर हार्वेस्टर क्या जमीन खुद को तो नहीं बना सकते ना। तो बेटा हमें आधुनिकीकरण के लिए, कृषि के आधुनिकीकरण के लिए, कृषि के आधुनिकीकरण के लिए, आधुनिकीकरण के लिए कृषि के आधुनिकीकरण के लिए, कृषि के आधुनिकीकरण के लिए औद्योगिक क्षेत्र का विकास, औद्योगिक क्षेत्र का विकास जरूरी, विकास जरूरी। तीसरा पॉइंट, उस समय भारत इस अवस्था में नहीं था कि वो अपने दम पर किसी एक क्षेत्र का विकास कर सके, मतलब उसे विदेशों से क्या लेना पड़ता, सहायता लेना पड़ता। अगर एग्रीकल्चर को मान लेते हैं कि मुख्य कार्यवाहक बल है तो विदेशों से सहायता मिलने की गुंजाइश बहुत कम थी। बट औद्योगिक क्षेत्र को अगर मुख्य कार्यवाहक बल माना गया, प्राइम मोटिव फोर्स माना गया, जो इकोनॉमिक्स को लेकर आगे जाएगा, तो हमें कई सहायता मिली। इंग्लैंड से हमें से हेल्प मिला। आप जानते हो कि बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट है, उसको रसिया की मदद से बनाया गया है। दुर्गापुर को आपको ब्रिटेन की मदद से बना। तो कई हमें सहायताएं मिली, मतलब विदेशी सहायता, विदेशी सहायता प्राप्त हो पाए। चौथा, कहीं ना कहीं नेहरू जी का झुकाव अब उन प्राचीन प्रथाओं से हटकर नए सोच की ओर, जो औद्योगिकरण से ही साकार। नेहरू जी का बहुत प्रसिद्ध कोट है। नेहरू जी ने कहा था कि आज से जितने डैम है, जितने भी आपके डैम, जितने भी औद्योगिक क्षेत्र है, उनको मंदिर के समान मानना चाहिए, क्योंकि यही आधुनिक भारत को क्या करेगा, लीड करेगा। तो ये वजह थी जिस वजह से नेहरू ने द्वितीय क्षेत्र को मुख्य कार्यवाहक बल के रूप में सिलेक्ट किया गया। मुझे लगता है कि ये दोनों ही अपने अपने जगह थोड़े से गलत थे या थोड़े सही थे, ये मेरी धारणा हो सकती। मेरी धारणा के हिसाब से भारत जैसे देश में आप एक को लेकर कभी भी आप पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हो सकते। मतलब द्वितीय को लेकर चलोगे, सर्विस सेक्टर को लेकर चलोगे और डेवलप हो जाओगे तो फिर पॉसिबल नहीं। आपको तीनों को लेकर चलना पड़ेगा। आपको प्राइमरी सेक्टर पर भी, भारत जब भी एक सेक्टर को ध्यान दिया है तब भी उसका विकास बाधित रुक गया है। मतलब हमें एग्रीकल्चर को भी लेकर चलना पड़ेगा, सर्विस सेक्टर को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा और इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। जब अब तीनों सेक्टर को हम एक साथ लेकर चलेंगे तभी भारत का, तुम्हारा क्या, पूर्ण रूप से विकास पॉसिबल हो पाएगा। उम्मीद होगा इन्हीं के साथ आज की वीडियो को हम लोग करते, कल मिलते हैं। धन्यवाद।